जयराम जी की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज जो हिंदी की चल रही है उसका पार्ट नंबर 8। पार्ट 7 तक अपन लोग पढ़ चुके हैं और पार्ट 7 तक पढ़ते पढ़ते 115 ऑब्जेक्टिव क्लियर कर चुके हैं और अब यहां से स्टार्ट करते हैं 116 से। तो देखिए यहां पर ये पहला 116वां नंबर क्वेश्चन पूरे वीडियो का है, लेकिन अपनी इस वाली वीडियो का जो है इस वाले 8 नंबर के पार्ट का उसका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है गद्य साहित्य के विकास का युग माना जाता है। गद्य साहित्य के विकास का युग जो है वो कौन सा माना जाता है? पहला कह रहा है आधुनिक युग, दूसरा कह रहा है द्विवेदी युग और तीसरा कह रहा है भारतेंदु युग और चौथा कह रहा है शुक्ल युग। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज हो जाना है और इसका राइट आंसर लगा के आ जाना है भारतेंदु युग। क्यों? क्योंकि जब मैं इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा रहा था तो मैंने ये कहा था कि भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा गया है। जागरण काल भी से मैंने बोल दिया था, बोला था कि नहीं बोला था। और यहां पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास का युग किसे कहा जाता है? विकास का मतलब ये होता है जहां से प्रगति प्रारंभ हो गई। समझ में आया? जागरण में बहुत अंतर है और प्रवेश द्वार में यानी कि जहां से स्टार्टिंग हुई, और विकास का मतलब होता है जहां से बहुत ज्यादा तरक्की प्रारंभ हो गई। तो इसका राइट आंसर है हमारा आधुनिक युग, आ नंबर का। याद रखना है, यहाँ कंफ्यूज होना नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड, यहाँ कह रहा है गद्य की प्रमुख विधा है। गद्य की प्रमुख विधा है। अब समझना, यहाँ पहला ऑप्शन है हमारे पास रिपोर्टाज, दूसरा है संस्मरण, तीसरा है पत्र साहित्य और चौथा है कहानी। चारों की चारों विधाएं हमारी गद्य साहित्य की विधाएं हैं। क्या है? चारों की चारों गद्य साहित्य की विधाएं हैं। पत्र साहित्य गद्य साहित्य की विधा है। जीवनी भी है, तो यहां पर है नहीं जीवनी। जीवनी भी हमारी क्या है? गद्य साहित्य की विधा है। जब अपन पढ़ते हैं तो गद्य साहित्य की प्रमुख विधाओं के नाम जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज, बहुत सारी कहानी, उपन्यास, ये सब कुछ क्या करते हैं इसके अंदर समाहित हो जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर एक शब्द लिखा है बीच में, नोटिस करो, प्रमुख। और प्रमुख का मतलब होता है जो मुख्य है, और मुख्य की बात करें तो इन चार में जो मुख्य है वो है कहानी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहानी। समझ में आया? अगर यहां पर प्रमुख शब्द ना लिखा होता, क्वेश्चन में क्या ना लिखा होता, प्रमुख शब्द ना लिखा होता, तो ये तीन विधाएं भी ना होती। यहाँ पर कुछ आ जाता, पद आ जाते, पद्यांश आ जाता, कुछ भी आ जाता, कविता आ जाती, इस तरीके का, लेकिन ऐसा कभी आता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर का कहानी। फिर आते हैं 188 यानी कि 118, गद्य की लघु विधा है। समझना, यहां वाले क्वेश्चन में कह रहा था प्रमुख विधा, यहां कह दिया उसने लघु विधा, और ऊपर तो विकास का युग था। तीनों के तीनों क्वेश्चन जो क्वेश्चन आ रहे हैं सब बनते हैं, लेकिन कंफ्यूज सभी में हो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। गद्य की लघु विधा, लघु अर्थात छोटा, लघु अर्थात छोटा। नाटक और एकांकी में अंतर पढ़ा था, तो नाटक का लघु रूप क्या है? एकांकी। उपन्यास और कहानी में पढ़ा था, तो उपन्यास का लघु रूप क्या है? कहानी। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यानी ये छोटी विधा कौन सी है हमें ये बताना है। तो ये करता है डिपेंड हमारा ऑप्शन पे कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। जैसे ऑप्शन दिए रहेंगे उसके हिसाब से रहेगा। इसमें हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं। जिस तरीके से ये वाला था प्रमुख, तो कहानी 100% लगा दो। इसके पहले वाला में विकास का युग लगा दो, आधुनिक युग, कोई पद देखना। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कौन इन चार में से सबसे छोटा है। पहला वाला है कहानी, अभी आंसर नहीं बोल सकते। जीवनी, हाँ ये यहां से जरूर दिख गया कि कहानी से छोटी होती है जीवनी, ठीक है। फिर आते हैं उपन्यास। ओह, उपन्यास तो कहानी से बहुत बड़ा होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। निबंध, निबंध तो देख ही लिया है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर देखा जाए तो ये दो तो अपने हटा ही दीजिए कि निबंध और उपन्यास तो होता नहीं। अगर इन चार की बात करें तो इन चार में सबसे बड़ा होता है उपन्यास, उपन्यास से छोटा होता है निबंध, निबंध से छोटा होता है कहानी, और सबसे छोटे की बात करें तो ये होता है जीवनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का जीवनी। आ जाते हैं 119 यानी कि 119। यहाँ क्वेश्चन में हिंदी निबंध साहित्य के विकास को कितने भागों में बांट दिया गया है? अरे भाई, अभी हिंदी साहित्य के विकास को कितने भागों में बांटा गया है? अब ये पूछ दिया निबंध साहित्य को। समझना बात को, निबंधों को नहीं कह रहा कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं, वीडियो पढ़ा था अपन ने बहुत सारा।
लेकिन यहाँ कह रहा है हिंदी निबंध साहित्य के विकास को कितने भागों में बांट दिया है, ये बिल्कुल याद कर लीजिए। हिंदी जो निबंध साहित्य है उसके भागों को 4 भागों में बांट दिया गया है। उसके विकास के जो काल थे उसे कितने भागों में बांट दिया है, 4 में। कहीं ऑप्शन हो लगा देना, 2 4, ये है 12 नंबर का राइट आंसर। क्लियर। चलिए शुरुआत करते हैं 120। भारतेंदु सुप्रसिद्ध नाटककार निबंधकार कौन कौन से। यहाँ से अब पढ़ना थोड़ा सा, जो पढ़ाई है डिफिकल्ट आते जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन कठिन लग रहा है आप लोगों को, लग रहा है कि नहीं। तो भाई साहब क्वेश्चन भी कौन सा पढ़ रहे हो, 120 नंबर का पढ़ रहे हो। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन भी धीरे धीरे करके ऑब्जेक्टिव वाले आपके कंप्लीट ही होने वाले हैं। आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पूछ रहा है भारतेंदु युगीन सुप्रसिद्ध निबंधकार कौन है, यानी भारतेंदु युग के 4 निबंधकार में से कौन सबसे अच्छा निबंधकार था। जरूरी नहीं है कि सभी भारतेंदु युग के हों, कुछ दूसरे युग के भी हो सकते हैं। तो पहला है बालकृष्ण भट्ट, ये तो लगभग कुछ लग रहा है। फिर आ गए अपना क्या, श्याम सुंदर दास, ये भी उसी युग के हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल और प्रेमचंद। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो प्रमुख की बात करें निबंधकार के बारे में तो बालकृष्ण भट्ट है। प्रेमचंद्र हो नहीं सकते क्योंकि ये तो कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, कहानी में इनका ज्यादा नाम आता है। फिर आ जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या है अपना, बालकृष्ण भट्ट, याद किए रहना। फिर आ जाते हैं 121 यानी 121, भारतेंदु युग के नाटककार। यहाँ क्या पूछा, भारतेंदु युग के निबंधकार, रट लो भैया, निबंधकार कौन है, बालकृष्ण भट्ट। और यहाँ पूछ दिया तत्काल नाटककार, यानी भारतेंदु युग के नाटककार कौन है। ऑप्शन 4 दिए हैं, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, शंभुनाथ सिंह और रामकुमार वर्मा। आप लोगों को 100% लगा के आ जाना है गलत। क्यों, क्योंकि अगर किसी भी बच्चे ने पढ़ा हो तो क्या होता है, क्वेश्चन ये रहता सुप्रसिद्ध नाटककार कौन है, तो सुप्रसिद्ध नाटककार हमारे जयशंकर प्रसाद है, याद रखना। इन चारों ऑप्शन में देखा जाए कई जगह पढ़ा है, लेकिन भाई साहब थोड़ा क्वेश्चन को और पहले से पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतेंदु काल के, किस काल के कह रहा है, भारतेंदु काल के। और ये जयशंकर प्रसाद तो द्विवेदी युग में थे ना, तो ये नहीं हो सकते हैं। याद रखना, अगर क्वेश्चन ये कहता है कि प्रसिद्ध नाटककार कौन है, आप लगाएंगे 100% जयशंकर प्रसाद। लेकिन अगर भारतेंदु युग की बात कर दी जाए तब आप इन्हें बिल्कुल नहीं लगाएंगे और राइट आंसर इसका शंभुनाथ सिंह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शंभुनाथ सिंह, ये 7 नंबर का राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 122 यानी 122। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसाद जी ने लगभग कहानियां लिखी हैं, प्रसाद जब भी आए नाम। कई बार वीडियो में मैंने बताया जयशंकर प्रसाद बोल देना है, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, इनका शॉर्ट नाम लिखा रहता है प्रसाद। तो प्रसाद जी ने कितनी कहानियां लिखी हैं लगभग, तो ना समझने की बात है ना सोचने की बात है, जो आंसर है डायरेक्ट आपके पास है। क्या है, डायरेक्ट आपके पास है 69 इसका राइट आंसर। याद कर लो, जयशंकर प्रसाद ने लगभग 69 यानी 69 या 70 के समथिंग क्या किए हैं, कहानियां लिखी हैं। देखो कहीं पर लिखा होगा 69 यार, 49 59 और 69 7 नंबर का इसका राइट आंसर। ठीक है, दिल खोल के पढ़ो। चलिए देखो यहाँ पर 123 123 नंबर, पढ़ते पढ़ते अब तो मजा आने लगा है पढ़ने में। चलिए, राजा भोज का सपना, क्या है क्वेश्चन, राजा भोज का सपना, ठीक है, कहानी के कहानीकार कौन है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ऐतिहासिक क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आए लेकिन बनना चाहिए। राजा भोज का सपना, ठीक है, इसी तरीके का एक और सुना होगा आप लोगों ने, काठ का सपना, सुना है कि नहीं सुना, नहीं सुना बाद में सुना देंगे। अभी देखो, राजा भोज का सपना कहानी के कहानीकार हैं, यानी कि ये जो राजा भोज का सपना ये कहानी किसने लिखी है एक, ठीक है। तो देखो यहाँ पहला है शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है प्रेमचंद और चौथा है भगवान दास। मैं आपको इसका डायरेक्टली राइट आंसर बता रहा हूं, शिव प्रसाद सितारे हिंद जी ने ये क्या है, कहानी लिखी है। कभी कभार इनके नाम के पहले राजा भी आ जाता है, क्या आ जाता है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, राजा हो महाराजा हो, हमें तो शिव प्रसाद सितारे हिंद लिख गया और राइट आंसर लगा देना है। आ नंबर का इसका आंसर सही है। 124 पे आ जाओ भैया। देखो, प्रमुख दृश्य काव्य, समझना, दृश्य काव्य 2 प्रकार के काव्य होते हैं, शुरुआत में पढ़ाया था, कौन सा, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वो होता है जिसे आंखों से देखा जा सकता है और कानों से सुना जा सकता है, दृश्य काव्य कहलाता है।
और श्रव्य काव्य जिसे आंखों से देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल कानों से बस क्या किया जाता है, सुना जाता है। जैसे आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो, क्या कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो तो उसे आप आंखों से देख भी रहे हो और उसकी जो ध्वनि आ रही है उसे आप कानों से सुन भी रहे हो, वो आपका दृश्य काव्य के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर आप केवल गाने सुन रहे हो, उसे देखने की आवश्यकता नहीं है, लीड लगाई और चल रही बात बज रहा है, केवल सुन रहे हैं, तो श्रव्य काव्य है। चलिए यहाँ देखें, यहाँ क्वेश्चन में कहा प्रमुख दृश्य काव्य कौन सा है। चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं, ये भी ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। पहला ऑप्शन है नाटक, 100% नाटक को हम देखते हैं, देखते कि नहीं देखते। दूसरा है उपन्यास, उपन्यास तो पढ़ते हैं, हटाओ इसको। जीवनी, जीवनी को भी हम पढ़ते ही हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं भाई, उसके बारे में है, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में। तीसरा, चौथा है कहानी, कहानी सुनी जाती है। तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाटक। ठीक है, आ जाते हैं 25। एकांकी में अंकों की संख्या क्या होती है। भाई साहब, जब आप नाटक और एकांकी में अंतर पढ़ते हैं तो पहला अंतर क्या है, नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी एक अंक होते हैं। संधि विच्छेद करके देख लो, एक धन अंक बराबर एकांक या एक धन अंकी बराबर एकांकी, दीर्घ स्वर संधि लगा के लगा दो, एकांकी में कितने अंक होते हैं, एक अंक। चलिए इसका राइट आंसर, ये तो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं और इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आ जाते हैं इसके बाद, ये भी याद रखें, अभी मैं लास्ट में आपको पता है कि जो क्या होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं लास्ट में टिक लगा देता हूं पढ़ाने के बाद। आ जाते हैं 126 126। सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति के रचनाकार कौन है। भाई साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंद्रकांता संतति के रचनाकार आप डायरेक्टली याद कर लो, चंद्रकांता संतति के रचनाकार थे देवकी नंदन खत्री, कहीं लिखा होगा देवकी नंदन खत्री, और ये दा नंबर पे हमें दिखाई दे रहा है देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता संतति के रचनाकार कौन है, देवकी नंदन खत्री। ठीक है, ये इनका क्या हो गया, सही आंसर। ठीक है, तो सुनो, यहां तक जो 126 तक अपन ने ऑब्जेक्टिव पढ़े, इनमें देख लीजिए कौन कौन वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सभी तो पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंट, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखें। यहां से आ गए फटाफट, चलते आए 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 आए, ये यहां पर कोई भी क्वेश्चन सब छोड़ दो, कोई आवश्यकता नहीं है, ये जरूर है। चलिए, जयशंकर प्रसाद वाला वेरी मोस्ट, जयशंकर प्रसाद की कहानियां। इसके बाद इधर आ जाइए, 125 नंबर वाला वेरी मोस्ट, और 126 वाला वीएम वेरी मोस्ट। इस वाली वीडियो से देखो, इंपॉर्टेंट की बात ना पूछना कि सर इंपॉर्टेंट कौन है, इंपॉर्टेंट तो टोटल हैं, लेकिन अगर वेरी इंपॉर्टेंट की बात करें तो राहुल सर ने ये बताया ये 3 इंपॉर्टेंट है और छोड़ दो। लेकिन ये भी नहीं कहता कि टोटल छोड़ दो भाई, जिसे पास होना है वो छोड़ दो, है जिसे 95 प्लस नंबर या 90 प्लस नंबर लाने, वो सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक 127 नंबर का, निम्नलिखित में मीराबाई की रचना है। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 रचनाएं दी गई हैं, जिनमें से हमें बताना है कि मीराबाई की रचना कौन सी है। तो पहला है रसिक प्रिया, दूसरा है साहित्य लहरी, ठीक है, तीसरा है राग गोविंद और चौथा है मदनाष्टक। तो ये जो रसिक प्रिया है ये अपन को पता है किसकी है, केशवदास जी की। साहित्य लहरी किसकी है, सूरदास जी की। और तीसरे नंबर पे आ गए राग गोविंद, तो यही इनकी रचना है। ठीक है, तो 127 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, राग गोविंद। फिर आ जाते हैं केशवदास का काल है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केशवदास जो हैं वो किस काल के कवि हैं। क्या कह रहा है, केशवदास जो हैं वो किस काल के कवि हैं। तो अपन को पता है कि केशवदास जो हैं वो रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, रीति काल के, यानी सा नंबर का इसका राइट आंसर। अब आपको एक बात और बता दें कि केशवदास से जो बनने वाले विकल्प हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो यही हो गया कि केशवदास जो हैं वो किस काल के रचनाकार हैं या कवि हैं। दूसरा बनता है, देखिए यहां से मैं आपको बताए दे रहा हूं, कठिन काव्य का प्रेत। समझना क्वेश्चन को, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जा रहा है। अगर ये आ जाता है तो कठिन काव्य का प्रेत भी किसे कहा जाता है, केशवदास को ही कहा जाता है। इसके बाद एक और इनसे जो ऑब्जेक्टिव बनता है कि कवि प्रिया, समझना भैया क्या है, कवि प्रिया के रचनाकार कौन है, यही बार बार पूछा जाता है। तो कवि प्रिया के रचनाकार भी कौन है हमारे, केशवदास। ये 3 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं केशवदास से संबंधित, इसके अलावा चौथा ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। ये राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल। फिर आ जाते हैं सूरदास।
सूरदास के साहित्य की भाषा है, तो सूरदास ने जितना भी साहित्य लिखा है वो सभी का सभी ब्रज भाषा में लिखा है। तो सूरदास जी के साहित्य की जो भाषा है वो क्या हो जाएगी, ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा ये हमारा ऑप्शन नंबर बा पर ये सही आंसर है। अब सूरदास के से बनने वाले जो ऑब्जेक्टिव हैं, एक तो रचना से संबंधित है, और वो कौन सा है, सूर सागर के रचनाकार कौन है, ये पूछ देता है सूर सागर के रचनाकार कौन है, तो इसी में नाम छिपा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास। ठीक है, फिर उसके बाद साहित्य लहरी के तो कभी पूछा नहीं जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है सूरसागर, और दूसरा क्या हो गया यहाँ पर ब्रज। और तीसरा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है सूरदास से संबंधित वो है बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा ये जाता है कि सूरदास की भक्ति किस भाव की थी। क्या पूछा जाता है, सूरदास की भक्ति किस भाव की थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो सूरदास थे इन्होंने कृष्ण को क्या माना है, सखा। क्या माना है, सखा। सखा अर्थात दोस्त। तो इनकी जो भक्ति थी वो किस भाव की थी, सखा भाव की। ठीक है, तो सूरदास से संबंधित यही ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये तीन ऑब्जेक्टिव थे जो सूरदास से संबंधित बनते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, ब्रज। फिर आ जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त ने काव्य रचना की है। क्या कह रहा है, मैथिली शरण गुप्त ने काव्य रचना की है, और यहाँ 4 भाषाएं दी गई हैं कि किस भाषा में की है। तो पहला है अवधी, दूसरा है ब्रज, तीसरा है खड़ी बोली, और चौथा है मालवी। ठीक है, तो आपको एक बात बता दें कि जब अवधि की बात आएगी तब वहां पे रचनाकार होंगे तुलसीदास। क्या होंगे, तुलसीदास। दूसरा जब ब्रज की बात आएगी तो वहां पे अधिकांश में रचनाकार होंगे आपके सूरदास। ठीक है, और राजस्थानी की बात आएगी तो वहां पे रचनाकार होंगी हमारी मीराबाई। अब बचा हमारा खड़ी बोली, तो खड़ी बोली इसका राइट आंसर। ठीक है, और एक चीज और आती है, जो मैथिली शरण गुप्त से भी 2-3 ऑब्जेक्टिव आते हैं संबंधित। तो यहाँ पर जैसे मैंने केशवदास से संबंधित बताए, उसके बाद सूरदास से संबंधित बताए, इसके बाद मैथिली शरण गुप्त से भी संबंधित ऑब्जेक्टिव आते हैं, जो कि बताएंगे आपको अगली वाली वीडियो में। ठीक है, इसके बाद यहीं से शुरुआत करेंगे अपन, अगले क्वेश्चन यहीं से संबंधित बनाएंगे। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है, और जय राम जी की।